जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अग्निपथ वॉरियर पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, PY की सीरीज़ फॉर GK GS श्योर क्वेश्चंस के लिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं ये सीरीज़ की पहली क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल में आपका अग्निवीर का रिज़ल्ट आ चुका है, और सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ जिनका अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। आपकी मेहनत रंग लाई है। आपके उज्जवल भविष्य और सफल सैन्य जीवन के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा उन साथियों की भी जो इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए। उसका कारण कोई भी हो सकता है कि आप फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। उन साथियों की भी बात करूँगा जो पिछले भर्ती में फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, और मैं बात करूँगा उन लोगों की भी जिनका रिजल्ट आया है जो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो हो सकता है कि आपके रिटन में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या हो सकता है कि आपने जिस लेवल की तैयारी करी थी उस लेवल का पेपर नहीं था। तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, लेकिन अब रेगरेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी सीरीज़ के बस सारी क्लासेस ही कर ली और उनके नोट्स बना लिए हैं, तो आपको कहीं से GK GS पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली। क्योंकि मैं इस सीरीज़ में लेके आया हूँ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। देखिए, कोई भी वनडे एग्ज़ाम से ही वो डिपेंड करता है हमारे PY की क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे वही रहते हैं, बस पूछने का कहने का तरीका बदल जाता है। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसकी पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, अब इस सीरीज़ के बारे में मैं थोड़ी चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने अभी जो क्वेश्चंस रखे हैं वो मैं 15 से 20 क्वेश्चंस आपको लेने वाला हूँ पहली क्लास में। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन PDF है इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल अग्निपथ वॉरियर पर। किसी भी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अग्निपथ वॉरियर इंस्टाग्राम पर। वहाँ मैं डेली के डेली क्यूजेस डालता हूँ, डेली अपडेट्स डालता हूँ। बाकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ओके। अच्छा, टेलीग्राम पे कुछ ही दिनों में हम शुरू करने वाले हैं डेली क्विज, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस डेली वाइज कराऊंगा। जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा उस क्वेश्चन को रिवीजन आपका टेलीग्राम पे मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। मैं देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलूंगा। क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में भी पढ़ूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और है कि वायुमंडल होता क्या है या वायुमंडल क्या है। तो सपोज डेट ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे हुए है, जो आवरण लगाए हुए हैं, ये जो गैसों का आवरण है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल। इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये गैसों का एक आवरण होता है। अच्छा, अगर हम गैसों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हमारी पाई जाती है वो 78%, ऑक्सीजन 28%, सॉरी 21%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो 0.04%। ओके, हाइड्रोजन जो रहती है वो जो कुछ बचता है इसमें से बचता है। लाइक अगर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अन्य जो गैसें होती हैं वो ऑलमोस्ट 1% में आ जाती हैं, तो हाइड्रोजन भी हमारा इसी 1% में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसका जो ऑप्शन होने वाला है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होती है वो नाइट्रोजन रहती है। अच्छा, वायुमंडल के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायुमंडल में हमारी परतें होती हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल की परतों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। राइटिंग को थोड़ा सा देखेंगे। ओके, थोड़ा मेरा राइटिंग ऐसा ही है। ठीक है, तो परतों के मैं नाम आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर ये हमारा पृथ्वी है,
अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, तो इसके ऊपर जो लेयर्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, उनके नाम क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ओके, क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसके बाद जो हमारी लेयर आती है, ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसी के आगे जो हमारी लेयर होती है, इसके ऊपर जो लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य मंडल। अगेन इसके ऊपर एक लेयर जो होती है, इसको बोलते हैं हम थर्मोस्फेयर, तापमंडल। और लास्ट में हमारी जो इसके ऊपर होती है, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं वायुमंडल। तो ये जो हमारी लेयर्स होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 लेयर्स होती हैं। ये 5 हमारी परतें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन परतों के बारे में और डिटेल चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या कैसी चीज़ें होती हैं इसमें, कौन से में ओजोन रहती है, कौन से में हमारे जेट्स उड़ते हैं, सारी चीज़ें। अभी थोड़ा थोड़ा करके वील गो फॉर इट। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लानिट इज कॉल्ड द रेड प्लानिट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम केवल इसको टिक तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरा सोलर सिस्टम, यहाँ पे ब्लैंक पेज अगर रहेगा, ओके ब्लैंक पेज, चलिए मैं इसी पे आपको समझा देता हूँ। थोड़ा छोटा करके लिखूँगा इसमें। ओके, तो सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कुछ थ्योरीज आई थी। पहली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। केवल आपको इसके नाम अभी ध्यान रखने हैं। हिंदी में भी इसको हम बिग बैंग ही थ्योरी बोलते हैं। हिंदी में लिखना, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट? ओके, नंबर 2, दूसरा जो हमारा है स्थिर अवस्था थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। केवल आपको नाम याद रखने हैं इसके। चलिए, सोलर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे थे, तो सोलर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो टोटल ग्रह हैं वो कितने हैं। टोटल हैं 8 प्लानिट। प्लानिट मतलब ग्रह। अच्छा, सूर्य जो है वो सौरमंडल में कहाँ है? तो सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सन मतलब सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल के मध्य में स्थित है, सौरमंडल के मध्य में। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी मैं आपको बताता जाऊंगा। दूसरी चीज़, अगर हम सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, या फिर मैं सूर्य से रिलेटेड आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो सूर्य जो है वो क्या है? एकमात्र तारा है। ओके, सूर्य जो बना है, या फिर सबसे ज़्यादा जो मात्राएं हैं उसमें, तो अगर हम बात करेंगे कि सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये 73% है। और अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो ये अराउंड 25% आप मान सकते हैं। ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, 24 to 28, 23 to 28 ऐसे होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अनुमानित दूरी की अगर हम बात करें, अनुमानित दूरी अगर हम लगा रहे हैं, अनुमानित दूरी तो हम किसके रेफरेंस में लेंगे? अर्थ के रेफरेंस में। अनुमानित दूरी फ्रॉम दी अर्थ, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर ऑलमोस्ट मानी जाती है। दूसरी चीज़, सूर्य का जो प्रकाश रहता है, सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? वो लेता है हमारा ऑलमोस्ट 8 मिनट और 20 सेकेंड। ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे आप लिख सकते हैं, 8 मिनट और 20 सेकेंड। अच्छा, पेज नहीं बचा, मैं एक पेज अगर आगे रहता है तो मैं, चलिए कोई पेज खाली रहता है तो इस पर कर लेता हूँ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, देन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ही सारी चीज़ें।
चलिए इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं इधर। अब यहाँ पे हमारा पूरा सोलर सिस्टम आ जाएगा। ओके चलिए, तो एक चीज़ और यहाँ पे, जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, जब बहुत बड़े हमारे प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बात होती है, तो एक चीज़ और आती है, एक लीप ईयर, सॉरी, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष के बारे में आपने सुना होगा। तो ये दूरी मापने का एक मात्रक होता है। ओके चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में। मैं सोलर सिस्टम के बारे में आज आपको पूरी चीज़ें पढ़ा के जाऊँगा। ओके, तो सोलर सिस्टम से अगर हम बात करते हैं, तो आपने दो चीज़ें और पढ़ी होंगी, जैसे आकाशीय पिंडों के बारे में आपने सुना होगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आकाशीय पिंड क्या रहते हैं। तो जो आकाशीय पिंड रहते हैं, आकाशीय पिंड दो तरह के होते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। देखिए सारी चीज़ें मैं लिखा नहीं सकता, तो आप जो मैं बोलता जाता हूँ वो नोट कर लीजिए। दीप्त वो होते हैं जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे तारे हो गए, मोमबत्ती हो गई, जुगनू हो गया, बल्ब हो गया। अदीप्त क्या रहते हैं, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता, जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो ग्रह होते हैं वो भी टू टाइप्स के रहते हैं। दो तरह के ग्रह कैसे रहते हैं, दो तरह के ग्रह ऐसे रहते हैं। ग्रहों ग्रहों के प्रकार मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्रहों के प्रकार। अच्छा, ग्रह हमारे दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है हमारा स्थलीय ग्रह, स्थलीय, और दूसरा रहता है जोवियल, जिसको बोलते हैं जोवियल या फिर गैसीय। स्थलीय और गैसीय में क्या फ़र्क रहता है? सबसे पहले तो जो स्थलीय आपको ग्रह मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे। ये चट्टानी, जो हमारी चट्टाने टाइप रहते हैं, चट्टानी सामग्री से बने हुए होते हैं। ओके, तीसरा, इनकी जो सतह रहती है वो ठोस रहती है, जैसे हमारा अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है। इनके जो उपग्रह रहते हैं वो भी कम रहते हैं। अच्छा, गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। ये जो रहेंगे ये विशाल रहेंगे, मतलब बड़े रहेंगे। ये गैस से बने होंगे, गैसीय पदार्थ से बने होंगे। ओके, तीसरी चीज़, ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि भी गैस के बने हुए हैं, सूर्य से दूर हो जाएंगे। अच्छा, अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम पूरा सोलर सिस्टम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्थलीय अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल मैं इसको इधर लगा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल रहता है बुध, पृथ्वी, स्थलीय के हैं पृथ्वी, शुक्र और मंगल। जोवियल की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, ये हमारे हो जाएंगे। चलिए इनको ख़त्म करके अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, हमारा जो प्रॉपर टॉपिक है उसके बारे में। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मेन टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम्स के जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ना। चलिए, तो सबसे पहले जो स्थलीय ग्रह हैं हम इनके बारे में पढ़ते हैं, और इसमें पहला जो हमारा ग्रह रहेगा वो रहने वाला है बुध। इसको इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। इसके बारे में फटाफट से पढ़ेंगे हम। ये देखिए रहता क्या है कि मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, जैसे ये है हमारा सन, ऐसे मान लो ये है हमारा सन, रेड वाला ये हमारा क्या हो गया, सन। जो हमारे स्थलीय में उनको ब्लू से कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद अगले जो चार रहने वाले हैं हमारे, बृहस्पति,
सनी, अरुण एंड वरुण, ये सारे हो गए। ठीक है, सन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। बुध के बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं, इनके नाम डाल देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। ओके, जो ये है ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के, मतलब सन के सबसे पास है, सूर्य के सबसे पास है, सबसे छोटा भी आपको दिख रहा होगा, सबसे छोटा भी है, और सूर्य का चक्कर 88 डेज में ये पूरा कर लेता है। दूसरा अगर हम बात करें शुक्र की, तो ये सबसे गर्म ग्रह है, इसके अंदर लिख देता हूँ, ये क्या है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। अच्छा, और ये सबसे चमकीला भी है, सबसे चमकीला भी है, शुक्र जो रहता है सबसे चमकीला भी रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसकी एक चीज़ और है कि इसको पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको पृथ्वी का, शुक्र को क्या, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का इसको जुड़वा माना जाता है। और इस पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल भी होते हैं। पृथ्वी की बात करें, इसको हम ब्लू प्लानेट बोलते हैं, जो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू प्लानेट, नीला ग्रह इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा रहता है। ठीक है, प्राकृतिक इसका जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, सब जानते हैं इसके बारे में। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम जो माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे होंगे। अच्छा, बात करते हैं अगर हम मंगल की, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाल दिखता है। लाल क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ की इसकी जो सॉइल है, मतलब सॉइल मतलब मिट्टी, आयरन रिच सॉइल, इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में आपको क्या मिल जाएगा, मिट्टी में आपको आयरन मतलब लोहा बोल सकते हैं, लोहा रिच ये रहती है। ये बृहस्पति है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। सेकंड सबसे बड़ा आपको मिल जाएगा शनि, उसके बाद अरुण और वरुण हो जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बता दी हैं। तो अभी हम आंसर करेंगे। आंसर क्या है, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको बोलेंगे, मंगल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आयरन रिच, आयरन रिच सॉइल है, मतलब इसकी जो मिट्टी है वो लोहा इसमें ज़्यादा मिल जाता है हमें। चलिए, अगला है, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मतलब लौह पुरुष किसको बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं, एक क्वेश्चन 100 आएगा, हाँ, लाइक 100% आता ही आता है। तो सबसे पहले भगत सिंह, भगत सिंह को हम क्या कहते हैं, शहीद आजम इनको बोला जाता है, शहीद आजम। थोड़ा सा यार राइटिंग मेरा ऐसा ही है हिंदी का, तो वी एडजस्ट। हाँ, शहीद आजम। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी बोलते हैं, और नेहरू जी को क्या बोलते हैं, चाचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जानते हैं, शहीद आजम। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। अच्छा, कुछ और नाम है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से यहाँ पे है, हाँ खाली पेज है, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। फर्स्ट, फटाफट से लिखेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये बोला जाता है अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, दूसरा आप मुझे बताएंगे फटाक से, महामना। महामना, महामना किसको बोला जाता है, ठीक है मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मदन मोहन मालवीय। कौन, मदन मोहन मालवीय। नंबर 3 की अगर हम बात करें, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वृद्ध पितामह किसको बोला जाता है। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूँ, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जो 100% श्योर आने ही आने हैं। तो ये बोला जाता है दादा भाई नेहरू को, दादा भाई नेहरू जी। हिंदी में इसको बोलते हैं भारत के वृद्ध पितामह, वृद्ध पितामह। अच्छा, नंबर 4, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला,
भारत कोकिला किसको बोलेंगे? फटाक से कमेंट में बताएंगे। भारत कोकिला हम बोलेंगे सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इनको बोलेंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके। नंबर 5, मैन ऑफ पीस, शांति का पुरुष। मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष किसको बोलेंगे? शांति पुरुष कौन हो सकता है? लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके। नंबर 6, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। हाँ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके। अच्छा, नंबर 7, पंजाब केसरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को। ओके। और लोकमान्य। लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो इन दोनों में ही होते हैं, पंजाब केसरी और लोकमान्य में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय एंड लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अगर हम मैन की बात करते हैं तो पहले जो हमारे बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। लेकिन अगर महिलाओं की बात करते हैं तो इसमें जो बनी थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी। अच्छा, इनको ही फर्स्ट भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न। अच्छा, सरोजनी नायडू ये क्या थी? ये हमारी फर्स्ट गवर्नर थी। गवर्नर मतलब राज्यपाल। प्रतिभा देवी पाटिल ये क्या थी? ये हमारी पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी थी। और सोनिया गांधी वो फर्स्ट नहीं थी कोई। ओके। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे और बन जाते हैं, तो मैं एक बार उनको बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हमारी फर्स्ट बनी थी। राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। मुख्यमंत्री हमारी पहली सुचिता कृपलानी बनी थी। आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली जज जो बनी थी वो एम फातिमा बीवी बनी थी। लोकसभा स्पीकर पहली मीरा कुमार। मतलब ये लेडी हैं, ये लेडी हैं, ये समझ लेना, ये पुरुष नहीं है। अच्छा, क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े था इंडिया की साइड से? बछेद्री पाल, ये भी हमारी महिला है। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में ही रहती हैं, आपने देखा होगा। और वुमेन इन स्पेस जो इंडिया की साइड से, जो इंडिया की वॉन थी वो गई थी, वो कौन है? कल्पना चावला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हॉट फेवरेट, मतलब इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा और इस पर लगा दूंगा 3 स्टार। नॉट ऑन द सेम क्वेश्चन, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। फिर अच्छा, लोग कहते हैं कि सर कि उन्होंने पता नहीं कौन सी कंट्री की करेंसी पूछ ली थी, कौन सी कंट्री की कैपिटल पूछ ली थी। तो वो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन सी जो क्वेश्चंस रहता है वो आने की सबसे ज़्यादा संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्री को। सबसे पहले इसमें पूछा है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना के बारे में इसमें पूछ रखा है। तो अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की क्या है? युआन रहती है। चाइना की जो रहती है वो क्या रहेगी? युआन। पेज खाली नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की कैपिटल सबको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट पता ही होगा, इस्लामाबाद। इसके साथ ही कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है इस्लामाबाद कैपिटल है इसकी, और पाकिस्तानी रुपया। करेंसी है नेपाल की काठमांडू, नेपाली रुपया। भूटान का थिम्पू और नेगल्ट्रम। बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका, और इसका जो करेंसी है वो टका है। म्यांमार की नेपिडा। ये नेपिडा क्या है? ये यहाँ पे हमने लिखी है राजधानी, और यहाँ पे मुद्रा, और यहाँ पे देश। चलिए,
क्यात इसकी करेंसी है। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम या कोलंबो में से कोई भी हो सकती है राजधानी, और इसका जो करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपया। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी काबुल हो जाएगी, और अफगानी रुपया, सॉरी अफगानी इसकी करेंसी हो जाएगी। मालदीव्स की माले एंड मालदीवी रुपया इसका होने वाला है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे हम बात करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे। सिख धर्म से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए ना, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु तेज बहादुर, ये हमारे सिख गुरु थे। ठीक है, यहाँ संस्थापक तो हम बात करते हैं कि गुरु नानक देव हो जाते हैं। ठीक है, और सिखों के अगर हम पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं, जो सिख धर्म है, सिख का जो पवित्र ग्रंथ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो पवित्र ग्रंथ इनका कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। अब लोग कहते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तो बन सकता है। लाइक जैसे पिछली बार ये है कि फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, तो इस बार ये भी तो आ सकता है कि उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो गुरु ग्रंथ साहिब। अच्छा, दूसरा, सिख धर्म में टोटल गुरु कितने हैं? धर्मगुरु, धर्मगुरु 10 लोगों को माना जाता है, और ये हमारे फर्स्ट गुरु हैं। अच्छा, लास्ट अगर हम या 10th गुरु की बात करें, 10वें गुरु, 10वां गुरु जो माना जाता है वो गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही क्या करा था? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। खालसा पंथ की स्थापना जो करी थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, खालसा पंथ। अब देखिए, हम कर तो एक क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन उससे हमारे कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। यही तो ट्रिक अपनानी हमें, यही तो पीवाई की सीरीज़ का मज़ा है, इसीलिए तो पीवाई की सीरीज़ फेमस है। समझ रहे हैं ना आप? चलिए, अच्छा, गोल्डन टेम्पल की अगर बात करें तो गोल्डन टेम्पल में जो योगदान माना जाता है या जो फाउंडर माने जाते हैं वो अर्जन देव सिंह माने जाते हैं। गोल्डन टेम्पल की मतलब स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर के बारे में हमने सुना होगा। गोल्डन टेम्पल यह है कहाँ पे? ये अमृतसर में है, अमृतसर, पंजाब। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है, गुरु ग्रंथ साहिब को 2 अलग अलग नामों से और जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं श्री दरबार साहिब भी बोलते हैं, श्री दरबार साहिब, या फिर हर मंदिर, हर मंदिर साहिब भी इसको बोला जाता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं इसमें। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव, लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है मौर्य समाज से। मौर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये पहले ही इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अच्छा, क्या केवल हमें एक इस साम्राज्य की स्थापना पता है तो उससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और वंश भी हो जाते हैं, जैसे गुप्त वंश का श्रीगुप्त को माना जाता है, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, सतवाना का सिमुख, पाल का गोपाल, चोल का विजयला चोल, विजयनगर का हरिहर बुक्का एंड मुगल का बाबर को माना जाता है। अच्छा, मराठा साम्राज्य की जो स्थापना या फिर जो नींव मानी जाती है वो शिवाजी महाराज के टाइम से मानी जाती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मराठा, तो इसमें आप आ जाएंगे शिवाजी महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री की शुरुआत आपकी यहाँ से हो जाती है कि हड़प्पा, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी खोज 1921 में हो गई थी, और इसकी खोज जो की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी, हड़प्पा साइट की जो खोज की थी। तो सबसे पहले कुछ ना एक आप लोग को एक चीज़ में और प्रॉब्लम होती है कि बीसी क्या होता है या फिर एडी क्या होता है। तो मैं एक चीज़ वो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। चलिए, तो देखिए, जिस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का वर्थ हुआ था उसको हम 0 बोल देते हैं, वर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, इसके बाद जो टाइमलाइन चलेगी, लाइक जैसे
1 2 3 4 500 200 1000 500, ये जाएगा, इसको हम बोल देते हैं एडी। इसको हम क्या बोल देते हैं? एडी मतलब एनो डोमिनी। अच्छा, इससे पहले जो टाइमलाइन चलेगी वो उल्टी चलेगी, मतलब यहाँ से इधर की साइड और यहाँ से इधर की साइड। जैसे अगर हम इधर साइड बढ़ेंगे तो ये पहले क्या आएगा? 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 ऐसे आता जाएगा। मतलब अगर हम देखिए इधर की साइड बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 100, और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 100, यहाँ तक पहुँचते 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 मान के चलिए यहाँ पे 3000 है ना, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 3000। तो ये वाले जो 3000, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3000 BC, तो 3000 BC का मतलब क्या हुआ? अगर हम आज के रेफरेंस में बात करते हैं, 3000 BC मतलब जीसस उनका जो जन्म हुआ था उससे 3000 साल पहले की बात हो रही है। मतलब 3000 साल ये, और अभी क्या चल रहा है? 2026। तो 3000 साल वो और 2026 ये, इसको काउंट होके ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को काउंट करके टोटल टाइम पीरियड निकल आएगा। समझ रहे हो? अगर हम बात करते हैं 100 AD की, या फिर हम बात करते हैं 200 AD की, 2000 AD की, 2000 AD की हम बात करते हैं, अभी चल रहा है हमारा 2026। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो टाइम निकल के आएगा वो 2000 AD ये निकल के आएगा। और अब से कितने टाइम पहले की बात हो रही है? मात्र 26 साल पहले की। समझ रहे हो ना? अगर हम बात करते हैं 100 BC की, 100 BC का मतलब क्या है? जीसस बर्थ से 100 साल पहले, मतलब 2026 साल ये, और 100 साल हमारे वो 2126 साल पहले की बात हो रही है। समझ गए ना? ओके, चलिए, वैसे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, पूछा भी नहीं जाता, बट मैंने ऐसे ही बता दिया। चलिए, तो कोल्ड यार बहुत हो रखा है। चलो, अच्छा, एक चीज़ और आती है सेंचुरी ईयर्स के बारे में, कि सेंचुरी का मतलब क्या रहता है। तो सेंचुरी का तो वैसे तो सबको ही मतलब पता है कि सेंचुरी का जो मतलब है वो 100 होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 9th BC, तो इसकी अगर हम बात करते हैं फिर से वही चीज़, 0 यहाँ से पहले, जैसे यहाँ पे 100 200 300 400 ऐसे जाएगा, यहाँ भी 100 200 300 400 ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2nd BC। तो इसका जो मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब रहेगा 300 से 200, क्योंकि यहाँ से देखो उल्टा चल रहा है ये। अगर हम यहाँ बात करेंगे 2nd AD की, तो यहाँ पे 100 से 200, बस इतना सा फ़र्क रहता है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, बस पता होना चाहिए। चलो, बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पेज है, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी। हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? कि पहली जो साइड मिली थी वो हड़प्पा मिली थी। ठीक है, एक बार मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको आराम से समझा दूंगा, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाए।